आप सभी लोगों का शिखर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हमारे बीच एक खास मेहमान पहुंचे हैं, पंकज चंद, जो कि आप जानते होंगे पटवारी भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके ये टॉपर रहे हैं। और इन्होंने आपका जो है उधम सिंह नगर से टॉप किया है, बशर्ते इन्होंने पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में भी इनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स है। अगर बशर्ते पटवारी भर्ती परीक्षा डिस्ट्रिक्ट वाइज हुई थी, परंतु अपने डिस्ट्रिक्ट के तो ये टॉपर नहीं हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स भी पूरे उत्तराखंड में इन्हीं के हैं। तो पंकज चंद को बुलाने का मकसद ये है कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो वो भी जाने कि आखिर तैयारी होती क्या है और तैयारी करते कैसे हैं, तैयारी में कितना समय लगता है, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और कई बार लाइफ में ऐसा भी होता है कि तैयारी के दौरान मन में हताशा भी हो जाती है। जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, मान लो आपका एक एक नंबर से 0.25 से या 0.5 से रुक रहा होता है, तो आप लोग कई बार हताश भी होते हैं। तो आपको हताश नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि ये दौर सबके साथ आता है, ये आपका जो है जो भी बच्चा तैयारी करता है उसके साथ सबके साथ होता है ऐसा कि कई बार शुरुआत में क्या होता है कि पेपर नहीं निकलते, तो ये सबके साथ होता है। तो आज हम पंकज चंद को बुलाने का मकसद यही है कि एक तो ये सबसे पहले इंस्टीट्यूट का इन्होंने आभार प्रकट किया, ये आज आए, क्योंकि जब से इनका सिलेक्शन हुआ था ये उससे पहले से गाँव चले गए थे और सिलेक्शन रिजल्ट आने के से पहले गांव चले गए, तो उसके बाद आज ही आए और इन्होंने संस्थान का आभार प्रकट किया। तो हमने कहा कि भाई जब आप आए हो तो थोड़ा सा बच्चों को भी कुछ मोटिवेशन मिल जाए, या बच्चों ने कैसे तैयारी करनी है ये बच्चे भी जान पाएँ। तो पंकज चंद का स्वागत है। धन्यवाद सर। और मेरा पंकज चंद से सबसे पहले प्रश्न जो है वो ये है कि आपने जो तैयारी की, ये तैयारी कब शुरू की थी? सर सर्वप्रथम तो जब मैं यहाँ 2019 में आया था तो मेरे कुछ मित्र थे जो इस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया इस इंस्टीट्यूट के बारे में। तो फिर 2019 अक्टूबर में मैं यहाँ आया और 4-5 महीने मैंने यहाँ पढ़ाई करी। तो उसके बाद यहाँ लॉकडाउन लगा था, तो उसके बाद मैं घर चला गया और आप के इंस्टीट्यूट के माध्यम से जो भी ऑनलाइन कक्षाएँ होती थी मैं उन्हें देखता था, और जो भी अदर सोर्सेज होते थे, जो बुक्स वगैरह थी, मैं उनको पढ़ता था निरंतर। फिर दिसंबर में मैं दोबारा जब यहाँ आया लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, तो फिर मैंने कंटिन्यूटी रखी अपनी, जो भी मेरे प्रैक्टिस सेट होते थे उनको देखता था रेगुलर बेसिस में, चाहे पेपर हो या ना हो। साथ ही साथ मैं इंस्टीट्यूट में भी जैसे क्लासें कंटिन्यू करता था। तो इसका मुझे निश्चित तौर पर फ़ायदा ये मिला कि जब कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जैसे परीक्षा की तिथि आती है तो वो तब तैयारी करना चालू करते हैं, या फॉर्म आएंगे तब चालू करेंगे। मैंने उस टाइम पे ये देख लिया था कि क्योंकि जब मैं लास्ट 2020 के टाइम में 2 पेपर दिए थे मैंने, एक तो था फॉरेस्ट गार्ड का और दूसरा था जो हाई कोर्ट में क्लर्क की आई थी, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो क्लर्क की वैकेंसी आई थी वो। तो उन दोनों ही पेपर में मेरा सिलेक्शन कुछ कुछ मार्क्स से रुक गया था, और जो मेरे मित्र यहाँ तैयारी करते थे उनका हो मैं गया था। आपको थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूँगा। हाँ, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हुआ तो आपके साथ दो आते थे, किशन चंद और आपका चंदू चंद। मेहरा। हाँ, यस। तो उन लोगों का सिलेक्शन हुआ क्योंकि वो आपके साथ ही रहते थे, यस सर। और जब इन दोनों का सिलेक्शन हुआ और आपका नहीं हुआ, तो यहाँ से आपको कितनी प्रेरणा मिली कि मेरे दोस्त तो निकल गए और मैं रह गया? तो इस बात से कितनी प्रेरणा मिली? सर चंदू मेहरा और जो किशन चंद हैं, वो दो ही मुझे मतलब तैयारी के लिए उन्होंने मुझे प्रेरित करा था, क्योंकि मैं उससे पहले जॉब कर रहा था प्राइवेट सेक्टर में। तो उन्होंने ही मुझे बोला कि तुम यहाँ आ जाओ और तुम भी तैयारी करो, हम कर रहे हैं। और जैसे वो निकले तो सिलेक्शन हुआ उनका, तो फिर मुझे जाहिर तौर पर मैं काफ़ी खुश था उनके सिलेक्शन से, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि जब इनका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है निश्चित तौर पर। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम तैयारी करते थे तो हम सब सेम थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आने के बाद अपना तैयारी का स्तर काफ़ी उच्च कर लिया था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने भी डिसाइड करा कि मैं यहाँ आके अपने जितना भी टाइम लगेगा, अब खाली हाथ नहीं जाऊँगा। जब भी अगर यहाँ से जाऊँ तो मतलब कुछ बन के ही जाऊँ यहाँ से। अच्छा, एक प्रश्न और है मेरा कि बच्चे कई बार क्या होता है कि लगातार तैयारी करते हैं और कई बार शुरुआती दौर में सिलेक्शन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है शुरुआती दौर में आपका भी नहीं हुआ होगा, जैसे अभी यस आप कह सर। रहे हैं कि आपके साथ क्योंकि किशन चंद आपका दूसरा नाम चंदू। चंदू मेहरा, तो इनको मैं अच्छे से जानता हूँ क्योंकि ये पढ़ते थे, लगातार मेहनत करते थे और वो आपसे पहले से तैयारी में थे, जाहिर सी बात है। और उनका स्वाभाविक है कि जब वो आपसे पहले से तैयारी कर रहे थे तो उनका पहले सिलेक्शन होगा। आप जी। लेट आए थोड़ा इस फील्ड में, आप पहले प्राइवेट में जॉब कर रहे थे तो आप लेट आए, तो जाहिर सी बात है थोड़ा समय तो लगता है। जी। लेकिन शुरुआती दौर में आपके पेपर नहीं निकले तो आप यस सर। कितने हताश हुए?
सर हताशा तो निश्चित तौर पर होती है जब आप पढ़ रहे हों, लेकिन एक लेवल नहीं होता पढ़ाई का, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि सर जैसे कुछ एक नया प्रश्न आया किसी पेपर में और वो किसी एक पर्टिकुलर बुक में मिल रहा है, मैं मार्केट में जाके वो बुक परचेज़ करके ले आता था और ऐसे ही मैं हमेशा करता था। मेरे पास बुकों का मतलब अंबार लग गया था। लेकिन फिर बाद में जब मैंने देखा कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है कि वो कुछ निश्चित बुक होती हैं जिनको रिवीजन ज़्यादा करते हैं वो, मतलब एक निश्चित मतलब उनका बुक बैंक है। ऐसा नहीं कि हर जो मतलब पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन मिल गया और वो किसी बुक में पर्टिकुलर मिल रहा है तो आप जाके वो किताब खरीद के लेके आएँ। आप कुछ निश्चित बुक हैं जिनके सहारे आप जिनको जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उनके सहारे आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने एक बात कही कि मुझे जब भी कोई परीक्षा में कोई नया प्रश्न दिखता था, तो मैं मार्केट में एक प्रश्न भी आया हो तो उसके लिए मैं बुक खरीदता था। तो ये बात आपकी ठीक है कि परंतु कई बार समस्या ये भी है कि देखो हर बच्चा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है हुँ, और हुँ। बच्चा एक प्रश्न के लिए प्रत्येक अलग अलग किताब लाए वो पॉसिबल नहीं है। तो जी जैसे सर। आपने कहा कि मैं किताबें बहुत लाया, मेरे पास किताबों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन फिर बाद में मैंने दोस्तों से पूछा कि यार हर किताब तो नहीं पढ़ी जा हुँ, सकती। हुँ, हुँ। तो ऐसी कौन सी किताबें थी कि जिनको आपने बार बार रिवीजन किया और जिनको पढ़ के आपको जो है लगा कि हाँ इनसे प्रश्न ज़्यादा आते हैं या ये अच्छी किताबें हैं या जो आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इनको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए? तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा किताबों के बारे में बताएं। गुरुजी उत्तराखंड के लिए मैंने परीक्षावाणी जो कि बेसिक बुक है परीक्षा वाणी यहाँ तो की, सबसे बेसिक बुक बेसिक है बुक है। उसको इसके तो। साथ ही अजय रावत हिस्ट्री के लिए और कठौत जी की आती है हिस्ट्री के हाँ, लिए। यशवंत प्रसाद जी की आती है। हाँ, साथ ही बलौदी जी की भी एक बुक आती है, मैंने उसका भी अध्ययन किया। ये 3-4 किताबें ऐसी हैं जो मैं लगातार मतलब पढ़ता था। साथ ही साथ कभी-कभी मैं डीडी शर्मा की पुस्तक भी पढ़ लेता था। और अगर उत्तराखंड के इतर मैं दूसरी अगर जीएस की बात करूँ तो मैंने लूसेंट पढ़ी थी। लूसेंट तो मतलब बेसिक बुक है, मैं रिवीजन के लिए उसका यूज़ करता था। बिल्कुल, मैं भी बच्चों को कहता हूँ कि ल्यूसेंट ज़रूर पढ़ा करिए। हाँ, क्योंकि देखो जीएस में अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ ली तो उत्तराखंड के मैक्सिमम प्रश्न आपके आप बन जाते हैं। और देखो जो ये टॉपर लोग हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है ये भी कह रहे हैं कि ल्यूसेंट एक आवश्यक है। वही मैं उत्तराखंड में भी बच्चों को कहता हूँ कि सर्वप्रथम आप क्या है परीक्षा वाणी को पढ़ ली क्योंकि वहाँ से आपका बेस बनेगा। देन उसके बाद आप और डीप जाइए, उसके लिए अजय रावत है, यशवंत कटौच है ना, आपका बलोदी की किताब है, ये सभी किताबें हैं। तो पहले बेसिक किताबें जरूर पढ़ें, मतलब कहने का यस अर्थ सर। यही है आपका। साथ ही फिर मैं जीएस के लिए घटना चक्र की भी सारी पुस्तकों का अध्ययन करता था रेगुलर बेसिस में। मैंने एस के पांडे इनकी जो किताबें आती हैं हिस्ट्री की, वो तीनों मैंने हिस्ट्री वहीं से पढ़ी थी। मध्यकालीन और जो आधुनिक भारत है वो भी मैंने वहीं से पढ़ी थी। साथ साथ में मैं पॉलिटी के लिए कभी कभी लक्ष्मीकांत से भी कुछ कुछ टॉपिक देख लेता था, अगर जो मुझे कुछ लगता था इंपॉर्टेंट तो मैं वहाँ से भी देख लेता था। मैंने उसका भी अध्ययन कराया। और इसके साथ ही जो करंट के लिए मैं निरंतर ऑनलाइन वीडियोस देखता था, या तो मैं साप्ताहिक वीडियो देखता था, नहीं तो मंथली वीडियो देखता था। और साथ में एक मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण आती है, वो मैं हर महीने ख़रीदता था और उसका अध्ययन करता था। हाँ, मेरे ख्याल से प्रतियोगिता दर्पण तो एक ऐसी किताब है कि जो सदियों से लोग पढ़ते हुए आ रहे जी। हैं और आज भी प्रतियोगिता दर्पण का दौर है। क्योंकि मुझे याद है जब हम भी थे या हमारे टाइम पे की अगर हम बात करें जब हम 2008-9 में हम लोग थे और 10 से मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय भी प्रतियोगिता दर्पण का एक अपना ही रोल था और आज भी अगर हम देखें तो प्रतियोगिता दर्पण का एक बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, किताबों के बारे में तो हमने आपसे जाना, पर इसके अलावा किताबें पढ़ना कई बार बहुत टफ भी होता है। जैसे अगर आप यशवंत कटौच पढ़े हैं तो यशवंत कटौच में थोड़ा सा भाषा का भी भाषा। दिक्कत होती है। जी। और भी जैसे लक्ष्मीकांत आपने कहा पॉलिटी में, तो लक्ष्मीकांत भी समझना सबके बस की बात नहीं नहीं है। है जी। तो बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है आपसे कि बच्चा जो नया है वो डायरेक्ट इन किताबों को पढ़े या पहले उससे पहले बेसिक किताब या जो कोचिंग नोट्स होते हैं उनको पढ़े? सर बच्चे को अगर कोचिंग नोट्स मिल जाते हैं, अगर कोई टीचर है उसको मार्गदर्शन करने वाला, अगर वो उनके माध्यम से पढ़ता है तो उसकी बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो फिर वो इन बड़ी बुकों की तरफ जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल। अगर वो सीधे बड़ी बुकों की तरफ जाएगा, अगर उसने पढ़ा नहीं है तो उसको निश्चित तौर पे दिक्कत होगी। बस अगर वो एक एक बार थोड़ा सा बेसिक चीज़ें क्लियर कर लेगा तो फिर वो इन जो बड़ी किताबें हैं इनके माध्यम से वो अपना बेस क्लियर कर सकता है पूरा। बिल्कुल, मैं यही पॉइंट जानना चाह रहा था कि जो नए बच्चे कई बार क्या होता है ना, बच्चे किताबों का नाम सुनते हैं, जी। अब वो डायरेक्ट लक्ष्मीकांत ले आते हैं। अब उसके बाद उनको समझ ही नहीं आता कि है ना उसमें क्या है। यशवंत प्रकाश ले आते हैं लैंग्वेज समझ। तो कहने का अर्थ है कि पहले आप बेसिक किताबें जरूर पढ़ें बेसिक और किताब। दूसरा आप जो हैं जिस भी कोचिंग माध्यम से कोचिंग से जुड़े हैं उनके जो नोट्स होते हैं
या जो आपको टीचर पढ़ाते हैं पहले जी। उनका नोट्स वगैरह पढ़ो, समझो चीज़ों को, देन उसके बाद आप क्या है इन किताबों में डीप घुसो, क्योंकि डीप अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। हुँ, तो पंकज चंद से और मेरा प्रश्न ये भी है कि जब आप तैयारी में रहे लगातार, आपके दोस्त निकल गए, आप अकेले छूट गए, फिर मैंने देखा कि आपके साथ यहीं संस्थान में एक हिमांशु आता था, बेस्ट यस हिमांशु सर। बिष्ट, है ना, क्योंकि उसको भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, बीच में जी, वो भी भटक गया था थोड़ा सा। जी, अभी हम हिमांशु बिष्ट को भी बुलाएंगे, और वो भी भटक गया था बीच में, वो भी प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले गया था, यस सर वो बाद में जो फिर वो वापस लौटा, जी, और वो मेरे से लगातार कांटेक्ट में रहता था, तो मैंने भी समझाया कि आप दोबारा वापस तैयारी में आओ। तो मैंने देखा कि आजकल आपका भी सिलेक्शन हुआ है, हिमांशु बिष्ट का भी सिलेक्शन हुआ है, और हेमचंद सकलानी, हेमचंद आपका जो है उनियाल। इनका भी सिलेक्शन, और तीनों का, तो आप तीनों रूममेट भी थे। यस सर, हम 2 हिमांशु बिष्ट और मैं रूममेट थे और जो हेमचंद्र है वो भी हमारे पीजी में हम तीनों साथ में ही रहते थे। तो निश्चित तौर पे जब हिमांशु और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हम दोनों रूममेट थे, तो जो हमारे साथ आस-पड़ोस के लड़के हैं पीजी के उनका सिलेक्शन हो चुका था। तो हमने ये निश्चित करा था कि जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम दोनों ने ये बोला था कि हम दोनों यहाँ देहरादून अगर जिस दिन छोड़ेंगे तो साथ में छोड़ेंगे और नौकरी होगी हमारे पास। और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही 6 तारीख को जिस दिन रिज़ल्ट आया, तो उस दिन मैं और हिमांशु रूम छोड़ के जा रहे थे, हम बस में बैठे थे जब ये रिज़ल्ट आया, तो हम दोनों का नाम था लिस्ट में, तो हम काफ़ी खुश थे उस दिन। हाँ, उस दिन आप लोग खुश थे क्योंकि आपका तुरंत आप लोगों ने मुझे कॉल भी किया था, जी सर। और आपका हिमांशु बिष्ट को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जानता मैं आपको भी हूँ, खैर ऐसी बात नहीं है, जब से आप तैयारी में आए हो तब से लगातार आप हमारे संपर्क में हो। जी। तो बहुत खुशी हुई थी हमको भी कि आप लोग तैयारी किया, आपने सिलेक्शन पाया। मेरा एक प्रश्न और है कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि कई बार जो माहौल होता है ना उसका कितना फ़र्क पड़ता है, कि आपकी दोस्ती, आपके साथ वाले कैसे हैं, इस बात का कितना फ़र्क पड़ता है? सर इस चीज़ का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है आपके आप अगर आप तैयारी के फील्ड में हैं तो आपका जो माहौल है चारों तरफ का वो आपकी तैयारी को प्रभावित करता है। अगर आपके दोस्त ऐसे हैं कि जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ हैं और आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको घाटा ही होगा क्योंकि वो कभी आपसे बोलेंगे कभी यहाँ चलना है या कभी वहाँ चलना है, क्योंकि उनकी लाइफ़स्टाइल अलग है और आपकी दिनचर्या अलग है। तो आप निश्चित तौर पे दोस्ती रखिए, लेकिन दोस्ती अगर आप उन बच्चों के साथ ज़्यादा रखेंगे जो कि आप ही के सेम बैकग्राउंड के लिए या जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहा है, अगर वो भी दोनों का सेम अगर मोटिव है तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे हम 3 लड़के रहते थे, हिमांशु, मैं, तो हम दोनों और 1-2 लड़के और थे। जब हम शाम का खाना खाने के बाद हम 1 से डेढ़ घंटा ग्रुप डिस्कशन करते थे। जितना भी हम दिन में पढ़ते थे अलग-अलग सब्जेक्ट, हम आपस में सब लड़के क्वेश्चन पुट अप करते थे और 1 से डेढ़ घंटा हम जीडी मतलब एक अच्छा खासा मतलब ग्रुप डिस्कशन होता था हमारा, तो उससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिला अपनी इस तैयारी के दौरान। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप दोस्ती रखिए, निश्चित तौर पर रखिए, लेकिन अगर आप अपनी दोस्ती का सर्किल ऐसे बंदों के साथ ज़्यादा रखते हैं कि जो आपके ही समान तैयारी के फील्ड में हैं और एक अच्छी तैयारी के फील्ड में हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपनी सफलता की ओर जल्दी ही जल्दी अग्रसर होंगे। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि भाई माहौल देखो बहुत ज़रूरी होता है। जी, अगर आप लोगों का आसपास का माहौल पढ़ाई का नहीं होगा तो आप लोग डाइवर्ट हो सकते हो और आपको सिलेक्शन पाने में समय लग सकता है। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने आसपास का माहौल जरूर देखिए, आपके आसपास का माहौल तैयारी वाला होना चाहिए, और आपके जो दोस्त हैं वो मैक्सिमम दोस्त आपके इसी फील्ड के होने चाहिए, तैयारी वाले होने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप औरों से दोस्ती मत करिए, लेकिन जब तक आप इस फील्ड में, उस दौरान आप केवल ज़्यादातर उन्हीं लोगों के संपर्क में रहिए जो तैयारी वाले हैं, और हमेशा अपने से अच्छे वाले जो कैंडिडेट होते हैं ना उनके संपर्क में ज़्यादा रहिए, क्योंकि डेफिनेटली दोस्तों से भी सीखने से बहुत कुछ मिलता है। ज़रूरी नहीं, देखो ज्ञान किसी से भी प्राप्त किया जा सकता है, अपने साथ वाले से, अपने से छोटे से, हर किसी व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो यानी कहने का अर्थ यही है कि आप अपना माहौल अच्छा रखिए, अपने दोस्त जो हैं वो तैयारी वाले बनाइए, क्योंकि जाहिर सी बात है जो अच्छे तैयारी वाले होंगे, अच्छे पढ़ने वाले होंगे, वो आपसे बार बार प्रश्न पूछेंगे, और जब आप तैयारी वाले अच्छे होंगे तो आप आपस में भी एक दूसरे से प्रश्न पूछेंगे, और उससे भी आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, और जो कि कहीं ना कहीं परीक्षा में आपके लिए बहुत लाभदायक जी। होगा। अच्छा, मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आने वाले बच्चे हैं इनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि भाई तैयारी कैसी करनी चाहिए, तैयारी में कितना समय लगता है, क्योंकि बच्चे हताश भी होते हैं, जी सर। 2 4 6 महीने तैयारी करते हैं या साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद हताश होने लग जाते हैं। तो आपका क्या मानना है कि भाई सिलेक्शन अगर पाना है तो
तो लगभग लगभग सिलेक्शन पाने के लिए कितना समय देना चाहिए, या प्रतिदिन जो पढ़ाई है वो नियमित होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जी। कि हम आज 8 घंटा पढ़ लें, 4 दिन तक ना पढ़ें तो चलेगा काम, या नियमित रूप से पढ़ाई होनी चाहिए, और लगभग लगभग आपको कितने समय तक नियमित पढ़ना चाहिए ताकि आप सफलता पा सकें? सर परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है निरंतरता, साथ में आपका डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, साथ में ही आपकी मानसिक जो अगर आप हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम तैयारी के दौरान क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम देखते हैं आसपास के हमारे जो छात्र हैं या जो हमारे मित्र हैं वो जो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि यार ये हो रहा है और मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ, जबकि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मैं कहाँ पे मतलब कमी हो रही है। उस कमी को पूर्ण करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी जो अध्ययन है उसको निरंतर रखें। साथ साथ में अगर आपके पास कुछ आपके अगर अच्छे मित्र हैं जो आपको मार्गदर्शन दे सकें या जो आपको मोटिवेट करते हैं, आप उनके संपर्क में रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। जब मेरा पेपर नहीं निकल रहे थे तो मेरे भी जो मैं अपने जो मेरे मित्र हैं, जो सेलेक्टेड मित्र हैं, मैं उनसे हमेशा संपर्क में रहता था। और या जो अभी हाल ही की परीक्षाओं जितनी भी संपन्न हुई हैं, जो सेलेक्ट होता था तो मैं उनसे टिप्स लेता था कि मतलब तुम क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हो या तुम्हारे पढ़ने का तरीका क्या है। वो यही कहते थे कि आप दिन में मतलब निश्चित कर लो कि मुझे इतना घंटा पढ़ना है। अगर आप 4 घंटे पढ़ ले हो, लेकिन डेली पढ़ो आप, ऐसा नहीं कि एक दिन आप 10 घंटा पढ़ ले हो और अगले 2 दिन तक आपने पढ़ा नहीं। आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी। अगर आप एक दिन 4 घंटे पढ़ ले तो आप हफ्ते में उसे कंटिन्यू वही रखो कि 4 घंटा मुझे निश्चित तौर पर पढ़ना ही पढ़ना है, या 6 घंटा, या जितना भी आपको समय मिलता है, आप जितना मैक्सिमम समय दे सकते हैं आप उसको जारी रख सकते हैं अपनी पढ़ाई को। और सबसे दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास बेहतर करने का विकल्प मौजूद है और अगर आप एक नौकरी में सेलेक्ट भी हो जाते हो, अगर आपके पास बेहतर करने का विकल्प मौजूद है तो आपको हमेशा प्रयास करना चाहिए कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, तो वो आपको करना चाहिए। जैसा कि मेरा अभी 3-4 परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ है सर, जैसे कि पटवारी परीक्षा में है, साथ ही मैंने 746 कनिष्ठ सहायक में भी अपना स्थान सुनिश्चित किया है। इसके साथ ही जो यूकेपीएससी द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक की परीक्षा है उसके भी लिखित परीक्षा में मेरे कट ऑफ से 10 से 12 नंबर ज़्यादा हैं। साथ ही फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा और वीडियो की परीक्षा में भी मैंने अपना स्थान सुनिश्चित किया है। तो यही है कि उस टाइम पे मैं इतना हताश होता था कि मेरा एक पेपर निकलना मतलब ऐसा होता था कि बस मैं कहीं भी सेलेक्ट हो जाऊं, लेकिन जब मैंने कंटिन्यूटी रखी, निरंतरता और धैर्य बनाए रखा, तो फिर उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि जब सारे पेपर क्लियर हुए। बिल्कुल आपका कहना सही है। मैं चाहूँगा कि आप बच्चों को ये बताइए कि प्रतिदिन लगभग कितना पढ़ना चाहिए? सर अगर आपके पास समय है, अगर जैसे आप कहीं पीजी में रहते हैं, अपने घर में रहते हैं कि आपको बना बनाया खाना मिलेगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद खाना बनाते हैं तो उनका थोड़ा टाइम वहाँ लग जाता है। अगर आप मैक्सिमम जितना भी टाइम है, मैं वैसे घंटे में फ़िक्स नहीं करता था, मैं मेरे को जितना मैक्सिमम टाइम मिलता था मैं उसको अपना अध्ययन में ही लगाता था। लगभग एक 6 से 7 घंटे की तो आपको निश्चित तौर पे आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इंस्टीट्यूट के अलावा अगर आप कहीं प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उसके अलावा आपको 6 से 7 घंटे अपना मतलब पढ़ने पड़ेंगे। सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटा आपको करना ही पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ है कि अगर आप रेगुलर 6 से 7 घंटे पढ़ाई करोगे जी। तो आप जल्दी सफलता पाओगे। जी। और मेरे ख्याल से शुरुआत में 6-7 घंटे नहीं पढ़ा जाता। बच्चा जब स्टार्टिंग में आता है, मेरे ख्याल से आपने भी जब तैयारी की होगी जी। जी। तो शुरुआत में 6-7 घंटे आपने भी नहीं किया होगा जी, शायद से। नहीं करा और सर। आपने जब सिलेक्शन पाया तो मेरे ख्याल से उससे 1-1.5 साल पहले लगातार ये प्रोसेस अपनाई होगी ना? जी, बिल्कुल तो सर। यानी मेरे कहने का अर्थ है कि नए बच्चे जो हैं, अगर वो शुरुआत से 6-7 घंटे ना सही 3 से 4 घंटे भी पढ़ लें तो पढ़ें मेरे तो ख्याल से 1.5 साल में आराम से सिलेक्शन जी, पाया जा जी सकता सर, है। क्योंकि सर बैठने की आदत नहीं होती है कि इतना लंबा हम बैठ नहीं सकते हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई को मतलब थोड़ा-थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा समय। अगर हमने 2 घंटा जैसे सुबह पढ़ा है, अगर उसके बाद हम दिन के टाइम में 2 घंटा निकाल लें, शाम के टाइम में 2 घंटा निकाल लें, तो आपके बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आपकी तैयारी भी 6 घंटे हो जाएँगे। जैसे एक निश्चित तौर पे जैसे 2-2-2 करके अगर आप 1 घंटा सुबह पढ़ लें, 1 घंटा दिन में पढ़ लें, अगर 1 घंटा शाम को पढ़ते हैं, तो ये भी ठीक है। मतलब एक कंटिन्यूटी रखिए, लेकिन वो टाइम जो पीरियड आपने पढ़ने का बनाया है, आप उसमें कोई दूसरा काम ना करें। आपको एक निश्चित समय में आपका निश्चित काम जो आपने अपनी स्टडी के लिए रखा है, वो आपको करना ही पड़ेगा। चलिए, तो बस मैं अब लास्ट आपसे ज़्यादा नहीं चाहूँगा आपका टाइम लेना। लास्ट मेरा यही है कि आप क्या चाहते हो कि आने वाले बच्चे भी पंकज चंद बने, क्योंकि आपने पेपर टॉप किया है, आपने बहुत सारे पेपर निकाले हैं, जी। तो आप भी चाहोगे कि यार हमारा प्रदेश का बच्चा जो है हर एग्ज़ाम को जी, निकाले, जी। और हमारे प्रदेश के बच्चे जब आपका अच्छे एग्ज़ाम निकालेंगे, विभिन्न पदों पर निकलेंगे, तो
तो जाहिर सी बात है हमारे प्रदेश का जब ज़्यादा बच्चा नौकरी पे होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, तो कहीं ना कहीं सभी का देखो हर हम चाहते हैं कि प्रत्येक घर में एक दिया जरूर जले। जी। तो आपका क्या मैसेज है बच्चों के लिए कि आने वाले बच्चे भी पंकज चंद की तरह एग्ज़ाम में टॉप करें और कई सारे एग्ज़ाम निकालें, तो उसके लिए लास्ट मैसेज आप जो देना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी छात्र अभी तैयारी के इस फील्ड में हैं या जो कंटिन्यू लगे हुए हैं, जो उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, वो निरंतरता रखें अपने साथ ही। अगर आप जिस भी माध्यम से जुड़े हैं, अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं या कोई ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट दे रहा है या ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट दे रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू जाइए और अपने रिवीजन को छोड़िए मत, जो क्योंकि इसमें यही है, निरंतर आप जितना रहेंगे और अपनी कमियों को ढूंढिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट जा रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जिस टॉपिक में आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो आपको उन टॉपिकों को डे बाय डे क्लियर करना पड़ेगा। यही आपका सफलता का मूल मंत्र है, निरंतरता, डिसिप्लिन और धैर्य। लास्ट प्रश्न, संस्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आप संस्थान से जुड़े जी और संस्थान के बारे में आपका कुछ विचार? सर, मेरी सफलता में इस संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो सर मैं हिंदी और जितने भी मेरे सब्जेक्ट थे, मतलब जीएस से लेके उत्तराखंड, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं था इन चीज़ों का। जब मैं यहाँ आया तो उस टाइम राकेश नेगी सर हिंदी भी पढ़ाते थे और उत्तराखंड भी पढ़ाते थे, तो वहाँ से मुझे निश्चित तौर पे अपनी उत्तराखंड को और हिंदी को थोड़ा सा सुधारने का मौका मिला। फिर उसके बाद मैंने निरंतर प्रयास करा, अपने जितने भी एफ़र्ट होते थे मैं लगाता था, तो उससे मुझे निश्चित तौर पर शिखर एकेडमी आने का ये फ़ायदा मिला कि मेरी जो भी मतलब कमियां रह रही थी, मतलब पेपर क्लियर करने में, मैं उन चीज़ों को ओवरकम कर पाया और फाइनली सेलेक्ट हुआ। तो मैं चलिए, संस्थान का एक महत्वपूर्ण मतलब योगदान मानता हूँ अपनी इस सफलता में। चलिए धन्यवाद। बाकी हम चाहेंगे कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और जो लगे हुए हैं तैयारी पे, वो अपनी तैयारी बनाए रखें, लगातार मेहनत करिए। देखो आप अगर लगातार लगे रहेंगे तो एक दिन आपका भी दौर चलेगा। एक होता है वक्त, एक होता है दौर। इनका वक्त नहीं, इनका दौर चला है, इन्होंने लगातार कई पेपर निकाले हैं, तो आपका भी दौर आएगा। बस आप हताश मत होना, निराश मत होना, आप निरंतरता बनाए रखना। अगर आप निरंतरता बनाए रखोगे तो आपका निश्चित एक न एक दिन, एक नहीं कई एग्जाम में आपको सफलता मिलेगी। तो बस सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतरता, निरंतरता, निरंतरता। इसके अलावा सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं है। आप निरंतर लगिए, बार बार रिवाइज करिए, चीज़ों को बार बार पढ़िए और आपको जरूर सफलता मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। अगले सेशन में फिर किसी अन्य व्यक्ति को, हम आपका अन्य छात्र को बुलाएंगे। तो चलिए, धन्यवाद।